12 अक्टूबर 1492। जानते हो इस दिन क्या हुआ था? ये वही दिन था जब इटली के महान एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की धरती पर पहली बार कदम रखा था और इसीलिए अमेरिकन कॉन्टिनेंट की खोज का क्रेडिट भी कोलंबस को ही दिया जाता है। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि हम भारतीयों को अमेरिका के बारे में पहले से ही पता था? कोलंबस से हजारों लाखों साल पहले से हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में जानते थे। यकीन नहीं होता ना? तो जरा इसे देखो। वाल्मीकि रामायण के सर्ग 40 में किष्किंधा कांड का जिक्र है, जिसमें सुग्रीव माता सीता की खोज के लिए वानरों को ईस्ट की तरफ जाने के लिए कहते हैं और वहां की ज्योग्राफी को समझते हैं। अब अगर आप इसके 53वें श्लोक पर नजर डालें तो यहाँ सुग्रीव एक जगह का जिक्र करते हुए कहता है कि वहां सोने का एक त्रिशूल बना हुआ है जो 3 शाखाओं वाले खजूर के पेड़ की तरह लगता है। ये उस महान आत्मा की निशानी है जो अनंत है और इसके नीचे का हिस्सा सोने की तरह है, जिसके कारण ये चमकता हुआ दिखाई देगा। श्लोक 54 और 55 में सुग्रीव अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि स्वर्ग के देवता ने ईस्ट डायरेक्शन को बताने के लिए ये निशान बनाया है और इस निशान के पार जाने पर हमें एक गोल्डन माउंटेन मिलता है जिसे उदय पर्वत कहा गया है। अब 56वें श्लोक में उदय पर्वत पर पाए जाने वाले कुछ ट्रीज का नाम लिखा गया है जो आमतौर पर सभी पर्वतीय इलाकों में देखने को मिल जाते हैं। अब शायद आप कहोगे कि ये कोई फैंटेसी प्लेस होगा जो किस्से कहानियों में बना दिया गया होगा, लेकिन मेरे दोस्त रामायण वॉज नॉट ए मिथ। अब अगर हम साउथ अमेरिका की ओर चले तो पेरू के समुद्री किनारे पर मौजूद एंडेस पर्वत पर पैराकास कैंडेलाब्रा नाम का एक जियोग्लिफ बना हुआ है। अब यहाँ रहने वाले इंका लोग मानते हैं कि उनके भगवान वीराकोशा ने अपने अस्त्र के प्रहार से इस निशान को बनाया था। इनका माइथोलॉजी में वीराकोशा को स्वर्ग का देवता कहा जाता है और लोग बारिश के लिए उनकी पूजा करते थे। अब जरा इन दोनों इमेजेस को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर कीजिए। क्या वीराकोशा काफी हद तक इंद्रदेव की तरह नहीं लगते, जिन्हें हिंदुइज्म में स्वर्ग का देवता माना जाता है और लोग बारिश के लिए इनकी ही पूजा करते हैं? साथ ही साथ इंद्र के पास भी वज्र अस्त्र हुआ करता था और वीराकोशा ने भी एक अस्त्र से ही पैराकास कैंडेलाब्रा को बनाया था। खैर, वीराकोशा और दूसरे इनका गॉड्स के हिंदू गॉड्स के साथ सिमिलैरिटी के बारे में जानना है तो उस पर हम कोई दूसरा एपिसोड बना देंगे। फिलहाल के लिए वापस लौटते हैं पैराकास कैंडेलाब्रा पर। अब अगर आप इस फोटो के नीचे की ओर मौजूद जमीन को देखेंगे तो ये बिल्कुल गोल्डन कलर की लग रही है, जिसके कारण ये जियोग्लाइफ भी काफी चमकदार लगता है। अब दोस्तों, अगर हम पैराकास कैंडेलाब्रा की दूसरी ओर देखें तो यहीं से एंडेस माउंटेन रेंज की शुरुआत हो रही है और एंडेस माउंटेन रेंज खास तौर पर अपने यूनिक ग्लो के लिए ही जानी जाती है। अब अगर हम स्क्रीन पर दिख रहे इस आर्टिकल पर नजर डालें तो यहाँ भी एंडेस माउंटेन रेंजेस में छिपे बेशुमार गोल्ड के बारे में बताया गया है और यही है रामायण में बताया गया उदय पर्वत। पर यार, सुग्रीव ने तो इसकी डायरेक्शन ईस्ट की ओर बताई है, लेकिन साउथ अमेरिका तो बिल्कुल वेस्ट की ओर है ना? वेल, इसका जवाब हमें किष्किंधा कांड के ही 58 और 59वें श्लोक में मिल जाता है। भगवान विष्णु जब वामन अवतार लेते हैं और पृथ्वी पर आते हैं तो वो सिर्फ 3 कदम में पूरी पृथ्वी को पार कर लेते हैं। अब इसका जिक्र हमें ऋग्वेद में भी मिलता है और भगवान विष्णु ने ऐसा तब किया था जब इंद्रवृत्र नाम के राक्षस को मार देते हैं। विष्णु का पहला कदम शौमनस पर्वत पर पड़ता है जो उदय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसीलिए हिंदू धर्म में पृथ्वी पर सूर्य का उदय यहीं से माना जाता है। भगवान विष्णु का दूसरा कदम मेरू पर्वत पर पड़ता है जो जम्बू द्वीप में हुआ करता था। अब दोस्तों, हमारे पुराणों में जम्बू द्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही कहा गया है। अब अगर आपने हमारी कुमारी कंदम वाली वीडियो देखी है तो वहां मैंने आपको ये बताया था कि तमिल टेक्स्ट के अनुसार कुमारी कंदम पर भी मेरू नाम का एक पर्वत हुआ करता था और इसकी लोकेशन लगभग आज की इक्वेटर लाइन पर ही रही होगी, जिसके कारण मेरू को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स भी कहा जाता है। अब अगर आप मेरू और जम्बू द्वीप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट ज्यादा हुए तो मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, 59वें श्लोक में ये भी कहा गया है कि जब सोमनस पर्वत पर सूर्य उदय होता था तब जम्बू द्वीप में ये लगभग अस्त हो जाता था। और आज के हिसाब से बात किया जाए तो भारत और साउथ अमेरिका के समय में करीब 11 घंटे का डिफरेंस है। मतलब एक जगह सुबह तो दूसरी जगह शाम हो जाएगा। अब दोस्तों, इस सारे एक्सप्लेनेशन से एक ही बात सामने आती है कि रामायण के समय में भी हम साउथ अमेरिका के बारे में जानते थे और सिर्फ जानते ही नहीं थे बल्कि उसके चप्पे चप्पे से
वाकिफ थे। लेकिन हमारी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। रामायण के युद्ध कांड में हमें एक और किस्सा सुनने को मिलता है जो भारत को आज के साउथ अमेरिका से जोड़ता है। जब लक्ष्मण रावण के बेटे इंद्रजीत को मार देते हैं, तब रावण इसका बदला लेने के लिए अपने सौतेले भाई अहिरावण से मदद मांगते हैं, जो कि पाताल लोक का राजा हुआ करता था। अहिरावण छल से राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लेते हैं और अपने साथ पाताल लोक में ले जाते हैं। कहा जाता है कि भारत में कई ऐसे रास्ते हैं जहां से हम जमीन के अंदर से पाताल लोक जा सकते हैं, और ये बिल्कुल सीधा रास्ता हुआ करता था। अब अगर हम आज के भारत से धरती में नीचे सीधी सुरंग खोदे तो दूसरी ओर साउथ अमेरिका ही पड़ता है। अब राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान भी पाताल लोक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां की सुरक्षा में एक विचित्र जीव तैनात होता है। ये वानर और मगरमच्छ से मिलकर बना हुआ था। जब हनुमान उस जीव से उसका नाम पूछते हैं तो वो कहता है कि वो मकरध्वज है, हनुमान का बेटा। लेकिन यार, हमने तो हमेशा से यही पढ़ा है कि हनुमान जी का कोई भी बेटा नहीं था और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का ही पालन किया था। यही सवाल हनुमान जी के दिमाग में भी आता है और वो झूठ बोलने के लिए मकरध्वज को मारने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन तभी समुद्र से सुअरचला नाम की एक क्रोकोडाइल मरमेड निकलती है और हनुमान को पूरी स्टोरी सुनाती है। अब हुआ कुछ ऐसा था कि जब हनुमान जी लंका में आग लगाने के बाद अपनी जलती हुई पूंछ के साथ समुद्र में डुबकी लगाते हैं, तो उनके पसीने की एक बूंद सुअरचला पर गिरती है, जिससे मकरध्वज का जन्म होता है। मकरध्वज की असीम ताकत को देखते हुए अहिरावण उसे पाताल लोक का रक्षक बना देते हैं। अब जब मकरध्वज को पता चलता है कि उसके सामने हनुमान ही खड़े हैं, तो वो उनसे आशीर्वाद लेता है। लेकिन मकरध्वज साफ कर देता है कि वो बिना युद्ध के हनुमान को पाताल लोक में नहीं घुसने देगा। अब हनुमान जी इस युद्ध को जीत जाते हैं और वो मकरध्वज को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद वो अहिरावण को मारकर राम और लक्ष्मण को बचा लेते हैं और उसके बाद मकरध्वज को पाताल लोक का नया राजा बना देते हैं। इससे पाताल लोक के लोग जो अहिरावण के अत्याचारों से परेशान थे, वो आजाद हो जाते हैं। अब दोस्तों, जब हम ऐसे किस्से सुनते हैं तो अक्सर हम इन्हें माइथोलॉजी में बताई गई फैंटेसी स्टोरीज मानकर इन पर विश्वास नहीं करते। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि साउथ अमेरिका में आज भी हनुमान के सबूत छिपे हुए हैं। जी हाँ, साउथ अमेरिका के एक देश होंडुरस में मॉस्क्विटिया नाम का एक इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा घने जंगल मौजूद है। अब यहाँ रहने वाली टोहाका ट्राइब के लोग मानते हैं कि मॉस्क्विटिया के जंगलों के बीच ला सिउदाद ब्लांका नाम का एक प्राचीन शहर है, जहां पर मंकी गॉड का राज हुआ करता था। ला सिउदाद ब्लांका एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है व्हाइट सिटी, यानी कि सफेद रंग का शहर। साल 1927 में जब अमेरिका के एक एविएटर चार्ल्स लिंडबर्ग ईस्टर्न होंडुरस के जंगल के ऊपर से प्लेन उड़ा रहे थे, तब उन्होंने जंगलों के बीच एक व्हाइट सिटी देखने का दावा किया और यहीं से इस जगह को व्हाइट सिटी का नाम भी मिला। लेकिन ये सिर्फ चार्ल्स लिंडबर्ग का ही एक दावा था और रियलिटी में बाहर की दुनिया के किसी भी इंसान ने इस शहर को एक्सप्लोर नहीं किया था। तो उसके बाद ये जिम्मा उठाते हैं थियोडोरे मोर्डी, जो कि एक एक्सप्लोरर थे। साल 1930 के दशक में थियोडोर मोर्डी इस एरिया में जाते हैं और लंबे समय तक एक्सप्लोरेशन करके वापस लौटते हैं। अब मोर्डी दावा करते हैं कि उन्होंने उस लॉस्ट सिटी को खोज लिया है और इसके प्रूफ के लिए वो अपने साथ काफी सारे प्राचीन आर्टिफैक्ट्स भी लेकर आए थे। मोर्डी ने कहा कि वहां के सारे स्ट्रक्चर्स व्हाइट लाइमस्टोन के बने हुए हैं और इसीलिए वो शहर हमें व्हाइट रंग का दिखाई देता है। ला सिउदाद ब्लांका में जगह जगह पर मंकी के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और इसके बीचों बीच एक विशालकाय मंदिर है। मंदिर के अंदर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियों से होकर गुजरना होता है, जिन पर कई जानवरों के स्टैचूज बने हुए हैं। इनमें फ्रॉग और क्रोकोडाइल भी शामिल है। मंकी स्टैचूज के अलावा पूरे शहर में हमें क्रोकोडाइल स्टैचूज भी देखने को मिलते हैं। खैर, यहाँ पर मोर्डी ने बताया कि मंदिर के अंदर एक मंकी गॉड की विशालकाय मूर्ति मौजूद है। अब क्रोकोडाइल और मंकी के जिक्र से साफ लगता है कि हो ना हो इस जगह का कनेक्शन हनुमान और मकरध्वज की स्टोरी से जरूर रहा होगा। थियोडोर मोर्डी को यहाँ से कई स्टोन टूल्स, मेटल ब्लेड्स और स्टोन यूटेंसिल्स भी मिले थे। साथ ही साथ उन्हें यहाँ पर एक बांसुरी भी मिली थी। मोर्डी का कहना था कि उस जगह पर गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम भी मौजूद है। हालांकि दोस्तों, ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट थियोडोर मोर्डी के क्लेम्स को सच नहीं मानते, क्योंकि देखो रियलिटी ये है कि आज तक कोई भी ला सिउदाद ब्लांका की एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं बता सका है। लेकिन मोर्डी जैसे कई एक्सप्लोरर्स और इस रीजन के लोकल लोगों ने इस लॉस्ट सिटी में जाने का दावा किया है और इंटरनेट पर आपको यहाँ के स्टैचू
स्टैचूज की कई फोटोज भी मिल जाएंगी। अब दोस्तों अगर हम मंकी गॉड के इन स्टैचूज पर नजर डालें तो इनके सर पर मुकुट जैसा कुछ बनाया गया है, और जैसा कि आपको पता है कि रामायण में सारे वानरों को मुकुट पहने दिखाया गया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ हनुमान को भगवान की तरह इसीलिए पूजा जाता था क्योंकि उन्होंने अहिरावण को मारकर यहाँ के लोगों को अत्याचारों से आजादी दी थी। दोस्तों होंडुरस के ही वेस्टर्न पार्ट में कोपन नाम का एक प्राचीन शहर भी है जिसे माया सभ्यता से जोड़ा जाता है। यहाँ के टेंपल नंबर 11 पर नजर डाले तो इसके बाहर हमें क्रोकोडाइल के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और मंदिर में मंकी गॉड की 2 मूर्तियां भी हैं। इंटरेस्टिंगली इन्होंने अपने हाथ में गदा भी पकड़ कर रखा है। अब यार देखो इतने सब कुछ के बाद आपको और क्या ही सबूत चाहिए कि होंडुरस ही पाताल लोक था। और फिर भी अगर नहीं मान रहे हैं तो आपको बता दूं कि माया लोग टेंपल 11 को धरती के नीचे की दुनिया में जाने का रास्ता मानते थे। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको साउथ अमेरिका के एक और देश पेरू में भी ले जाना चाहूंगा, जहाँ की कैपिटल लीमा में 5000 साल पुराना एक मंदिर मिला है जिसे टेंपल ऑफ फायर नाम दिया गया है। अब अगर आप इसे गौर से देखोगे तो ये हूबहू हवन कुंड जैसा लगता है जो कि वैदिक सभ्यता में पूजा के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ के लोकल लोग मानते थे कि जब इस टेंपल ऑफ फायर में आग लगाई जाती है और उससे धुआं निकलता है तो उस वातावरण में पुजारी भगवान के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम माया सभ्यता की बात करें तो इनका सिर्फ नाम हमारी लैंग्वेज से ही मेल नहीं खाता बल्कि बहुत सी बिलीफ्स भी दोनों सभ्यताओं में सेम है। जैसे कि हिंदू धर्म की तरह मायन सिविलाइजेशन में भी ट्रिनिटी यानी कि त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट था। मतलब जैसे हमारे धर्म में ब्रह्मा विष्णु और शिव के बारे में बताया गया है वैसे ही मायंस का भी 3 प्रमुख देव हुआ करते थे। इसके अलावा वो भी काफी सारे देवताओं की पूजा करते थे। हिंदुइज्म की तरह वहां भी भगवान की पूजा के लिए मंदिरों का कॉन्सेप्ट था और पूजा की चीजें भी काफी सेम ही थी। अगर हम प्राचीन हिंदू टेक्स्ट पर नजर डालें तो सर्पेंट्स यानी कि नाग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, उन्हें पावर के साथ जोड़कर देखा जाता है और कुछ यही पैटर्न हमें मायन सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ हिंदू और माया दोनों ही लोग साइक्लिक यूनिवर्स की थ्योरी पर बिलीव करते हैं। मतलब जैसे कि हम मानते हैं कि इस यूनिवर्स का कभी भी अंत नहीं होता, ये बनता है, खत्म होता है और एक बार फिर से बन जाता है। इसके बारे में मैंने आपको माया सिविलाइजेशन वाले वीडियो में डिटेल में बताया भी हुआ है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाकर के पहले उस वीडियो को देख लेना। और दोस्तों साथ ही साउथ अमेरिका और भारत के कनेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर देना। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से शेयर कर देना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही एपिसोड्स बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।